हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान में हमने लेसन 1 हमने स्टार्ट किया था, तो ये उसका अगला वीडियो है। अब तक मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। और आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स के नियम को, और इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं, तो पिछली बार भी आए हैं और अब की बार भी आए थे इस नियम से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से आपको देखिए, सबसे पहले हमने इससे पिछली वाली वीडियोज में 2-3 बातें सीखी थी। जैसे आवेश जो होता है, आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर हमने ये भी सीखा था कि भैया इन आवेशों के बीच में क्या लगता है, वैद्युत बल जो लगता है वो कितने प्रकार का लगता है और किस तरीके से लगता है। ये हमने सीखा था कि भैया पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश एक पास आते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है। देखिए, जब पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएगा तो इनके बीच में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाता है, और इनके बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। जब नेगेटिव आता है तब भी उनके बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या लगता है? आकर्षण का बल। ये चीज हमने सीख ली थी पीछे, लेकिन कूलम्ब भाई साहब ने इसी चीज को और आगे स्टडी किया और 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया। और इन्होंने ये नियम दिया कि इनके बीच में बल तो लग रहा है, आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, लेकिन ये बल है कितना, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, इनका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है। तो उसके बारे में, उसके संबंध में इन्होंने 1785 में एक नियम दिया। इस नियम की सहायता से हम आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर लेते हैं, वैद्युत बल की, स्पेशली किसकी? वैद्युत बल की। ओके, चलिए, तो अब भाई साहब इन्होंने भी बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने भी ये जो नियम दिया था, ये दिया था स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बीच में, क्योंकि भाई आवेश गति भी कर रहा होता है, आवेश स्थिर भी रहता है। तो आवेश कैसा होता है भाई? 2 तरह से रहता है आवेश। एक आवेश आपका गतिशील भी हो सकता है, एक आपका आवेश स्थिर भी रहेगा। तो इन्होंने जो नियम दिया था वो स्थिर आवेश के बीच के लिए दिया था, यानी कि जो आवेश स्थिर रहेगा तभी कूलम्ब का नियम लग पाएगा। ठीक है, तो और बेसिकली इन्होंने दिया था स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो पहले समझते हैं हम बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश को ऐसा समझिएगा, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस तरीके से और फुटबॉल खेल रहे हैं, और आप टीवी पर मैच देख रहे हो या फुटबॉल ग्राउंड में हो, तो आप क्या बताओगे? फुटबॉल कहाँ पर है? इस यहाँ पर है या यहाँ पर है? तो मतलब फुटबॉल के साइज को अंकित नहीं करोगे, आप सीधे सीधे बताओगे फुटबॉल किस खिलाड़ी के पास है। तो मतलब क्या कि ग्राउंड के सापेक्ष फुटबॉल का जो आकार है बहुत छोटा है। या ऐसे बात करिएगा, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं और एक इंसान दिल्ली में खड़ा है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे हम पॉइंट पर कि ये भैया दिल्ली है और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर खड़ा है। तो मतलब मनुष्य के शरीर के बारे में बात नहीं की जाएगी, बस ये बताया जाएगा कि वो उस पॉइंट पर खड़ा है, कोऑर्डिनेट उसके यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही यहाँ पर इसमें आता है फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश, तो यानी कि यदि 2 आवेशित पिंडों का साइज, यानी कि 2 हमारे पास आवेशित पिंड हैं, जैसे कि लाइक ये और लाइक ये, तो इनका साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, बहुत नगण्य है, अर्थात बहुत कम है, बहुत कम। यानी कि इनकी दूरी है मान लीजिए 5 मीटर और इनका साइज है मान लीजिए 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर या मीटर, इतना मीटर है। तो इनका जो साइज है बहुत सूक्ष्म है, दूरी बहुत ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो आवेश हैं कैसे हैं? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का मतलब कि भैया कोई वस्तु आवेशित है और उसका साइज बहुत छोटा है, और दो वस्तु हैं, 2, उनका साइज छोटा है और दूरी बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? लाइक बिंदु बोलेंगे। मतलब उनको हम एक बिंदु से दर्शा देंगे, तो इसलिए ये उनको हम बोलेंगे स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, मैंने अपने नियम में क्या बताया बबुआ, ध्यान से समझो।
इन्होंने बताया कि यदि हमारे पास मान लीजिए दो आवेश हैं, एक ये Q1 और एक ये Q2। अब मैंने नहीं बताया आपको कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी बस इतना समझ लो। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी कि ये दोनों स्थिर हैं और बिंदु आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो कूलाम भाई साहब ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातों पर निर्भर करता है। कौन सा? पहली बात कि ये जो बल है, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह जो बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिएगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। आप कहेंगे सर चिन्ह तो दोनों में एक जैसा लगाया है, तो अनुक्रमानु और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? देखो, ये x और y को मैं इस चिन्ह से जोड़ दूं तो इसको बोलेंगे हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है जैसे जैसे ये वाली राशि बढ़ेगी ऊपर, वैसे वैसे ये वाली राशि भी बढ़ेगी। मतलब y का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा उसके ही सापेक्ष x का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यदि मैं x और y को इस तरीके से जोड़ दूं, 1/y करके जोड़ दूं, तो अब इसको मैं व्युत्क्रमानुपाती बोलूंगा। ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं ये वाली वैल्यू यानी इस y की वैल्यू को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे x का मान कम होने लगेगा। समझ में आ गई? तो ये व्युत्क्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती, या हम अनुक्रमानुपाती या हम इसको समानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये परिभाषा क्या हो गई? कूलाम ने हमने क्या बताया? दोनों आवेशों के, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो ये समानुपाती को आप अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो। कोई आपसे नंबर नहीं कटेगा या कोई आपसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नियमों को आपस में मिला देंगे, दोनों समीकरणों को आपस में मिला देते हैं, तो ये Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, नीचे r² आ जाएगा। हम जानते हैं x समानुपाती y है। इस चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं, हमेशा याद रखिए बायोलॉजी वाले, बराबर आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, एक कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही यहां पर इसको हम जब हटाएंगे तो यहां पर एक बराबर आएगा, एक यहां पर कांस्टेंट आता है। तो वो हमने क्या मान लिया? मान लीजिए यहां पे कांस्टेंट है k। ठीक है। ये Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया। ठीक है। ये अब ये k, देखिए ध्यान से समझिए, k क्या होता है? k एक नियतांक है। k क्या है? नियतांक है, जिसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो k नियतांक है ना, ध्यान से समझिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए ये कि जो k का मान जो होता है वो होता है कितना होता है? 1/4πε0 इतने के बराबर होता है। ये क्या है? इसका मान होता है 9 × 10⁹ इतना होता है। ठीक है। इस k का जो मान है निर्वात अथवा वायु के लिए, ये जो k है, यानी कि ये पूरा k, आप ऐसा करो, k को k मत लिखो, आप यहाँ पे c लिख लो। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया? c आ गया। जहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, जहाँ पर c एक नियतांक है और इस c का जो मान है वो कितना होता है? निर्वात अथवा वायु के लिए 1/4πε0 होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ε0 का मान अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है। ये इतना होता है। यदि मैं इसकी बात करूं, इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका ये मात्रक होता है। अब ये जो ε0 है, यहाँ पर ये जो ε0 आया, देखिए इसको हम बोलेंगे, देखिए ऐसा समझ लो कि भैया f बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r²। ये कब है? निर्वात अथवा वायु के लिए। ये निर्वात अथवा वायु के लिए है, ध्यान से समझिए, के का मान इतना। ये जो है ये क्या है? यहाँ पे लिख देंगे 1/4πε0 एक अनुक्रमानुपाती, ये नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इसका जो मान है, यानी 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो का जो मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको बोलते क्या है बबुआ? इसको बोलते हैं निर्वात, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कूलाम का नियम क्या है वास्तव में निर्वात अथवा वायु के लिए? ये है। अब मान लीजिए कि भैया ये जो आवेश रखे हुए हैं निर्वात या वायु में नहीं रखे हुए, यानी मान लीजिए कांच के बीच रखे हुए हैं, तेल के बीच, मोम इत्यादि, यानी कोई एक ऐसे पदार्थ कोई माध्यम के बीच रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई माध्यम है इस तरीके से, ठीक है, कोई भी एक क्या है इनके बीच में कुछ भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि आपका कांच है या कोई परावैद्युत पदार्थ, यानी सीधे सीधे लिख दो कोई भी माध्यम है, जैसे कि कोई भी परावैद्युत कोई भी पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, जैसे कि कांच है, मोम है, अबरक है, ठीक है, कुछ भी इनके बीच में रख दिया जाए, तब क्या प्रभाव पड़ेगा इनके बीच लगने वाले बल के बीच? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये माध्यम के लिए है। किसके लिए? माध्यम में, माध्यम में, ठीक है, माध्यम में जो बल है, यानी इनके बीच में कुछ माध्यम आ जाए तब इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K क्या है? K उस माध्यम का परावैद्युतांक है जो इन आवेशों के बीच रखा हुआ है, यानी आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, यहां पे लिख देंगे आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। ये क्या है? K बराबर, K क्या है? आवेशों के, मतलब भाई इन आवेशों के बीच में कुछ चीज रख दूं मैं तो हो क्या जाएगा? इन आवेशों के बीच में मैं कुछ चीज रख दूं चलिए, इन आवेशों के बीच यदि मैं कोई चीज रख दूं तो इनके बीच में जो बल लगेगा उस पर कोई ना कोई इफेक्ट हो जाएगा। तो वो इफेक्ट कितना होगा? वो इतना होगा कि इनके बीच में पहले तो ये पता करो कि क्या रख रहे हो, जैसे कि कोई कांच रख रहे हो, मोम रख रहे हो, अबरक रख रहे हो, या कोई धातु रख रहे हो, क्या रख रहे हो। तो वो जो पदार्थ रखोगे, यानी आवेशों के बीच जो भी माध्यम रहेगा उसका परावैद्युतांक आता है ये K, ठीक है। तो ये धातुओं के लिए अनंत होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका मान अलग अलग होता है अलग अलग पदार्थ के लिए, तो वो आता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो यदि आपका कोई पदार्थ दे रखा है तो F का मान इतना लगेगा और निर्वात अथवा वायु के लिए F का मान इतना लगेगा। कूलाम नियम आ गया आपको समझ में। चलिए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे हम एक कूलाम की परिभाषा। तो अभी आपको हमने बताया कि दो आवेश हैं, जैसे कि ये Q1 और ये Q2, दोनों एक दूसरे से कितने R दूरी पर रखे हैं, और कैसे? निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में रखे हैं। तब इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर इतने न्यूटन का होगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमको पता है कि इतने का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, तो ये रख दिया। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने मान लिया कि Q का मान कितना? 1 कूलाम, और इस Q2 का मान भी हमने कितना मान लिया? 1 कूलाम। और दूरी, ये जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली? 1 मीटर। तो ये यहाँ पे Q का मान 1, Q1 का मान 1 और Q2 का मान भी 1 और R का मान भी 1। तो F बराबर कितना बचेगा? इतना बचेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F का मान कितना हो गया? इतने न्यूटन। तो परिभाषा बनेगी, ये दोनों कैसे कर दें हम? इन दोनों को हम क्या कर दें? समान कर दें। क्या कर दें? समान। और बीच की दूरी कितनी कर दें? 1 मीटर कर दें। तो निर्वात अथवा वायु में रखे दो एक समान आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो
और उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो तो उन दोनों आवेशों पर आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, या उन दोनों आवेशों पर मात्रा 1 कूलाम होगी। बात समझ में आ गई कि भैया निर्वात अथवा वायु में स्थित दो एक समान आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन कार्यरत हो तो उन आवेशों के मान की वैल्यू या उन आवेशों का परिमाण कितना होगा? 1 न्यूटन का होगा। दोनों आवेशों पर आवेशों की मात्रा 1 न्यूटन होगी। बात समझ। कूलाम के नियम पर आधारित सवाल किस तरीके से आते हैं ये देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि दो आवेश 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम तथा 8 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम वायु में 4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करो। सवाल आपको सॉल्यूशन करते हैं तो पहले लिखते हैं क्या चीज सवाल में दे रखी है। क्या चीज दे रखी है भाई? आपको एक आवेश दे रखा है तो ये Q1 लिख देंगे 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है कितना है? 8 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। और एक इनके बीच की दूरी दे रखी है तो R बराबर कितना? 4 मीटर दे रखी है। और वैद्युत बल आपसे पूछा है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये अभी बताई थी हमने कूलाम के नियम से। वायु में रखे हुए दो आवेश हैं तो उनके बीच में इतना बल लगता है। अब ये वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो F बराबर देखिए इतने की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना? 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है? 4 गुणा 10 की पावर -6। Q2 का मान कितना है? 8 गुणा 10 की पावर -6 और R²। R की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो F बराबर, अब देखिएगा ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे। देखिएगा ध्यान से समझेंगे। 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये तो 9 तो ये है, और 8 की मल्टीप्लाई 8 चौक 32 इस तरीके से हो जाएगा। इंटू ये 10 की पावर 9 ये है, ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 तो कितने हो जाएंगे? -12। माइनस के और माइनस के आपस में जोड़ दिए, 10 की पावर -12। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक कितना हो जाएगा? 16। ओके चलिएगा 16 से इसको काट देंगे, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा? F बराबर 9 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे, 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर कितने बचेंगे? 10 की पावर ये है 9 और ये 10 की पावर -12। F बराबर कितना आ जाएगा? 18 गुणा 10 की पावर। देखिए प्लस के 9 है, माइनस के 12, माइनस के ज़्यादा हैं, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, माइनस के 3 बचेंगे। ओके अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये 18.0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट यदि इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की। तो मैं इस वाले पॉइंट को इधर ले आ रहा हूँ तो एक घात प्लस की आ जाएगी। 1.8 गुणा 10 की पावर कितना? एक घात प्लस की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट को एक अंक इधर ले आया। ठीक है और ये देखो ये 0 था तो आप लिखना चाहो तो कि सर ये 0 कहाँ गया, तो ये इस तरीके से। ठीक है गुणा 10 की पावर 1 प्लस की घात 1 आ जाएगी, ये 10 की पावर -3 है। ठीक है प्लस की चली जाएगी तो इसको लिख दें 1.8 गुणा 10 की पावर -2। F बराबर इतने न्यूटन। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से सवाल करने होते हैं। ठीक है ये समझ में आ गया। कभी कभी यहीं से देखिएगा सवाल को बदल देगा। सवाल में कहेगा कि ये डायरेक्ट नहीं देगा, जब बोलेगा कि 4 माइक्रो कूलाम, यहां पे बोल देगा कि भैया 16 माइक्रो कूलाम आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां से आपको बस ये बदलना है। देखिएगा क्या ये बोला है, Q1 का मान कितना है? 4 कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम। अब इस माइक्रो कूलाम को पहले कूलाम में बदलना पड़ता है। कैसे? माइक्रो का मतलब कितना होता है? 4 गुणा 10 की पावर -6। अब ये कूलाम हो गया। ऐसे ही ये Q2 कितना दे रखा है? 16 माइक्रो कूलाम। 16 माइक्रो कूलाम, इस माइक्रोन की जगह पर कितना आ जाएगा? 16 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम आ जाएगा।
और आर का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। बल का मान पूछा है, अब आप सॉल्व कर दोगे, बाकी वही चीज़ है, सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। तो इसका आप मेरे को उत्तर बताइए, उत्तर कितना आएगा, बाकी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, कल को और सवाल कराऊंगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल किस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो सब अगली वीडियो में। और फिर मैं कूलाम नियम का वेक्टर रूप भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।